जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसके 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा 7वां सेट। तो देखते हैं 7वें सेट का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। पर अगर इसमें ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होता तो इसका आंसर श्रीगुप्त हो जाता, क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य है इसकी स्थापना एक्चुअल में श्रीगुप्त ने करी थी, क्योंकि प्रथम राजा इसका कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद आया था घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र था फिर ये कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। परंतु ये पूर्ण स्वराज्य राज्य नहीं था, तो इसलिए जो इसका आंसर माना जाता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आज के सेट का जो दूसरा क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। जो पुराण हम पढ़ते हैं, जैसे विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, तो ऐसे टोटल जो पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये 18 पुराण है टोटल। ध्यान रखना कितने पुराण हैं, 18 पुराण, जिनमें पौराणिक कथाएं आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है। तो अगर हम सौर मंडल के अत्यधिक चमकीले ग्रह की बात करें तो ये इसका आंसर क्या होगा, शुक्र होगा। और अगर हम लाल ग्रह की बात करें तो टोटल ग्रह होते कितने हैं वो समझते हैं हम। टोटल कितने, 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह होते हैं। ग्रह कहते किसे हैं, वो पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे कि एक सूर्य हो गया, सूर्य क्या है, और ध्यान रखना सूर्य एक तारा है। तो सूर्य से बढ़ते क्रम में ये ग्रह अगर हम देखें तो सबसे पहला जो नज़दीक का ग्रह आता है वो कौन सा होता है बुध है। और बुध के बाद कौन सा है, बुध के बाद आता है शुक्र। फिर तीसरे नंबर पे आती है हमारी कौन सी, पृथ्वी। इसके बाद चौथे नंबर के ग्रह की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मंगल, मार्स। 5वां हो जाएगा यहां पे बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। 6ठा हो जाएगा कौन सा, शनि। और ध्यान रखना ये जो ग्रह है शनि, ये पीले ग्रह है। और इसके बाद आ जाता है कौन सा, अरुण। और फिर आता है अंतिम ग्रह वरुण, जो कि कल के सेट में क्वेश्चन आया था। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है सौर मंडल में टोटल ग्रह कितने हैं, ये टोटल 8 ग्रह है। इससे पहले एक और ग्रह था, कौन सा था, 2006 के पहले। 2006 में उसको हटा दिया गया इस श्रेणी से, ग्रह की श्रेणी से, जिसका नाम था प्लूटो। तो पहले 9 ग्रह होते थे, उसको फिर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ग्रह की श्रेणी में अब ये टोटल 8 ग्रह आते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि अभी टोटल ग्रह की संख्या कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है। और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और सबसे दूर का ग्रह जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, वरुण। और सबसे चमकीला ग्रह होगा कौन सा, शुक्र। और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। और जो पृथ्वी है कौन से नंबर का ग्रह है, तीसरे नंबर का ग्रह है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री की, तो वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? प्रथम जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना है, प्रथम उप प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जन्म तिथि पर क्या मनाया जाता है? यूनिटी डे, एकता दिवस मनाया जाता है। और इनकी सब कमेंट्स में आपको लिखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भारत में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है वो कहाँ पे है। कमेंट्स में इसको जरूर लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, NAEP का पूर्ण रूप क्या है? NAEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है? नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? अगर इसकी हम बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है। ये आपको याद करते हुए चलना है साथ में, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, रणजी ट्रॉफी कौन से खेल के लिए दी जाती है? तो कमेंट्स में ज़रूर करना है। देखते हैं आपको याद हुई है या नहीं। सिर्फ ऐसे ही देखते हुए नहीं जाना है, इनको समझना है, याद करना है। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो कौन थे वो महाजन जिन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो वो थे हमारे एस राधा कृष्णन। कौन थे? ये एस राधा कृष्णन। सर्वपल्लवी एस राधा कृष्णन। तो ये ध्यान रखना है आपको, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का नाम। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इनको जो नोबेल भारत रत्न मिला था, 3 व्यक्तियों को एक साथ मिला था, 1954 में मिला था। कब मिला था? 1954 में। तो ये ध्यान रखना है, 1954 में इनको भारत रत्न मिल गया था। और उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे भारत रत्न मिलने के बाद, एस राधा कृष्णन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ है। रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो ये ध्यान से समझे क्या है इसका मतलब। रुपये की परिवर्तनीयता क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है। वैसे ये आपको पहला क्या दिया? रुपये के नोटों को सोने में बदलने देना। तो ये तो बिल्कुल गलत है। विपणन बलों द्वारा रुपये के मूल्य को निश्चित करने देना बिल्कुल गलत है। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। परिवर्तनीयता, रुपये की परिवर्तनीयता मतलब रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति जो किससे संबंधित है? फसल से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन थे? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो टोटल महाद्वीप
हमारे पास कितने महाद्वीप है टोटल पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और इसमें सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पर हमसे पूछा है भारत कौन से महाद्वीप में आता है, तो भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में ही आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि, ठीक है, ध्यान रखना है। और आपको बताना है कि जो अफ्रीका की बात नहीं, ब्राज़ील जो आता है ये कौन से महाद्वीप में आता है? ब्राज़ील बताना है, फ्रांस नहीं, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। तो ये कौन से महाद्वीप में आता है ये आपको बताना है। ब्राज़ील जो देश है ये कौन से महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये ध्यान रखना है, ये एक ओणम त्योहार है जो कि कौन से राज्य का है? केरल का है। कहाँ का है ये? केरल का। तो कहाँ क्या है क्वेश्चन? नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो किस त्योहार पर किया जाता है? ओणम पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? जैसा कि अभी हम हिंदुओं की मांग चल रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, पर अभी तक भारत जो देश है ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है। इसमें सभी धर्म के लोग अपना प्रचार प्रसार सब कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्या दिया है इसमें? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, मतलब एक ऐसा कोई धर्म नहीं है फिक्स कि भारत हिंदुओं का देश है, तो ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? ये सब कुछ हम यूएनओ के बारे में पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क में है। और अमेरिका की अगर राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। इसकी भाषाएं कितनी हैं? इसकी भाषाओं की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? 6 भाषाएं, जिसके बारे में हम पिछली क्लासों में समझ चुके हैं। और अगर हम बात करें यूएनओ के, उसके हेडक्वार्टर हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड विश्व युद्ध, उसके बाद 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है इसमें, और अगर पूछे कि इसमें भारत देश इसका सदस्य है या नहीं है, तो भारत भी इसका क्या है? सदस्य। और 5 देश इसके स्थायी सदस्य है। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है? 193वां, मतलब जो अंतिम सबसे बाद में इससे में जुड़ा वो देश कौन सा है, उसका नाम हमें बताना है। तो ये जुड़ा है कौन सा देश सबसे बाद में? इसमें दक्षिण सूडान जुड़ा है, जो कि सूडान से अलग हुआ था। ये दक्षिण सूडान देश 193वां देश है जो यूएनओ में जुड़ा, सबसे बाद वाला। ठीक है, अब ये कब जुड़ा अगर हम इसकी बात करें तो ये जुड़ा है कब? 14 जुलाई 2011।
कब जुड़ा है? 14 जुलाई 2011 को ये जो दक्षिण सूडान है यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और हाँ, आपको एक बात इसमें कमेंट्स में लिखनी है कि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो आपको लिखना है सर्च करके कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है फिरदौसी, कुछ नाम में मिस्टेक हुई है इसमें लिखने में। कौन है ये याद रखना है, फिरदौस। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौस। और अगर हम बात करें उसकी बाबरनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो वो स्वयं बाबर ने लिखी है, क्योंकि वो अकबर और हुमायूं जैसे अनपढ़ नहीं था। बाबर पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने ही वो बुक लिखी थी उसकी बाबरनामा, जिसमें उसने भारत जहाँ जहाँ वो भारत में घूमा उसके बारे में उसने पूरा डिस्कशन किया है। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन? आनंद वन की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी? अगर इसका हम कारण भी समझें तो देखते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक। ये आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबा आमटे ने। तो क्यों की थी ये जरूर समझे आप, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कौन है? बाबा आमटे। तो बाबा आमटे एक दिन बाहर घर से जा रहे थे, तो बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग जो होता है उसको कुष्ठ रोग था एक व्यक्ति को, जो बारिश में भीग रहा था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तो इन्होंने देखा, बाबा आमटे ने तो उसको देखा, तो इनको मतलब ऐसा लगा कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मेरे साथ भी यही होता। तो उन्होंने वहाँ से मतलब एक्स्ट्रा होकर उनने एक कौन से वन की? आनंद वन की स्थापना की, जो आज भी है ना। इनके सहयोगियों ने इनको सहयोग भी किया उसमें, और इस वन की स्थापना की, कौन से? आनंद वन की, जिसमें दुनिया भर के जो कुष्ठ रोग से प्रभावित जो लोग हैं वो आते हैं, और वहाँ पे पूरी व्यवस्था है काम की, उनको मतलब घर रहने की, वहीं पे काम करने की, जो भी खाने के लिए जो व्यवस्था है वो सारी खेतीबाड़ी सब उसमें ही होती है आनंद वन में। तो आज भी, और कहाँ पे है ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र में है आनंद वन। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने। ठीक है, ध्यान रखना है, बाबा आमटे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राकेट के सिद्धांत पर कार्य करता, राकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संवेग संरक्षण का नियम। और अगर न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता तो वो आपका आंसर हो जाता। दोनों बात सेम ही है, क्योंकि क्या होता है इसमें, राकेट जो आगे बढ़ता है उसमें क्या होता है, फ्यूल अंदर रहता है, ये ईंधन, और उसको क्या करता है, उसको ईंधन जैसे ही जलता है तो जिस वेग से ये पीछे की तरफ गैस निकलती है इसमें से, तो ये रॉकेट क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो हमने न्यूटन का गति का तृतीय नियम पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में भी। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये पीछे की तरफ निकलता है फ्यूल और ये आगे की तरफ बढ़ता है रॉकेट। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत या फिर प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला तृतीय नियम जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो अगर इसकी हम बात करें तो हमने ऊर्जा पढ़ी है। देखो अगर हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा की,
तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में बांटते हैं, दो से मिलके बनती है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। और ऊर्जा के अगर हम मात्रक की बात करें, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसका मात्रक क्या है ऊर्जा का? जूल। जो कार्य का मात्रक है वो ही इसका मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल एसआई पद्धति में, और कार्य का मात्रक भी क्या है? जूल। स्थितिज ऊर्जा, तो जो चाबी होती है, अपन चाबी जो भरते हैं उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 म्यू माइक्रोमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर में अगर हम बात करें कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। परंतु इसको अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 100 से गुना करेंगे तो मतलब 100 का मतलब 10⁻2, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब आधार सेम है तो घातें जुड़ती है, 10-6 में से 2 घात जाएगी, कितनी बचेगी? -4। तो कितना आ जाएगा? 10⁻4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी हमें दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? क्या है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ पे 4 गलती से हुआ है, कितना आएगा? 500 डिग्री सेल्सियस आएगा इसका करेक्ट आंसर। 4500 नहीं आएगा, कितना आएगा? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्यान रखना, ध्वनि का जो वेग होता है अधिकतम ये क्या होता है? ठोस धातुओं में। जो धातु को आप मतलब देखना, सबसे ज़्यादा जो वेग होता है ध्वनि का वो किस में होता है? ठोस धातु में। और इसके वेग की अगर हम बात करें कितना होता है, तो ये ध्यान रखना 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। और अगर कभी प्रकाश की चाल पूछे तो वो कितनी होती है? 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है? प्रकाश की चाल, याद रखना है। ध्वनि की चाल कितनी लिखी हमने? 332 मीटर पर सेकंड। और सबसे अधिक वेग किस में होता है ध्वनि का? तो ठोस धातुओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 21वां। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 21वां क्वेश्चन करें आप पहले। क्या इसका आंसर आएगा? निम्न में से कौन सा यंत्र दिशा सूचक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? निम्न में से कौन सा यंत्र दिशा सूचक है? तो कौन सा है वो? कंपास है ना। कंपास से क्या मापी जाती है? क्या देखा जाता है? दिशा। दिशा सूचक यंत्र कौन सा है इसमें? कंपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 22वां। बायल का नियम निम्न स्थिति में लागू होता है। बायल का नियम निम्न स्थिति में लागू होता है। तो बायल का नियम ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में ऑफलाइन क्लास में भी, और इस पर भी अलग से आपको वीडियो बना दूंगा इसका। तो याद रखना आंसर क्या होता है? बायल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है।
किस पर? नियत तापमान पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित गैस अणुओं में से किसमें सबसे बड़ा माध्य युक्त पथ है? तो किस गैस में सबसे बड़ा माध्य युक्त पथ है? तो ये आ जाएगा H2 हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या है हमारे पास? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा अपने पास क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, NaHCO3। ये फार्मूला आपको तो याद रखना है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले की, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2, जिसका उपयोग काय में होता है? आग बुझाने में, और सोडे वाली जो बॉटल आती है उनमें होता है। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैस होती है? लफिंग गैस। और अगर हम ग्लूकोज के फार्मूले की बात करें तो क्या होता है? ये पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपके पास वही डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। C6H12O6, ये किसका फार्मूला हो गया? ग्लूकोज का। और अगर हम नॉर्मल पानी जल की बात करें तो क्या होता है? H2O। और एक होता है D2O जो भारी जल का होता है। और इसके बाद अगर हम और बात करें सोडियम क्लोराइड की तो क्या हो जाएगा? NaCl। एक कंप्लीट क्लास में आपके लिए अलग से ही इन सभी फार्मूले पे लेके आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो क्लास में लेके आऊँ फार्मूले की, जिस पे आपको ये सारे फार्मूले जो जो पूछे गए अभी तक और जो पूछे जा सकते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वायु है एक, तो वायु क्या है एक? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। ध्यान रखना क्या है? मिश्रण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जीव परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन किसमें होता है? क्या है? जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो ये DNA में होता है। किसमें? DNA में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के अगर हम पैरों की बात करें तो इसके टोटल 6 पैर होते हैं। तो चींटी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? चींटी के कितने पैर होते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखना कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। और ये कौन से समूह में आते हैं, कौन से संघ में? तो वो है ऑर्थोफोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश हमें जो नीला दिखाई देता है वो किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला जो दिखाई देना है वो क्या कारण है? ऑप्शन दिए हमें, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो क्या आएगा इसका आंसर? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें क्या देता है? आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो इनके बारे में तो डिटेल में आपको प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ाना है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, इन सब की घटनाओं को हम समझेंगे और क्या है इनका महत्व। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। तो अभी तो ध्यान रखना है प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि अभी मैं अगर सारे क्वेश्चन पे डिटेल में डिस्कस करने लग जाऊंगा तो ये क्लास जो अपनी 1 घंटे की हो रही है यही क्लास 2 घंटे पे जाएगी। ठीक है।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। ध्यान रखना कौन सा है? यकृत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? AB रक्त समूह का दाता निम्न में से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो जो AB है वो AB वाले को ही दे सकता है। किसको? जिसका ब्लड ग्रुप AB है, और उससे ही ले सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? करेक्ट AB। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वें की अगर हम बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हमारे। जीके और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 30। अब 20 क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग और मैथ्स के रहेंगे। तो ये सादृश्यता वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। देखो अगर 6 का वर्ग किया जाए तो 36 होगा, और उसमें 1 प्लस करेंगे 37 आ रहा है। तो वैसे ही 8 का वर्ग करेंगे हम, प्लस 1 करेंगे तो 64 प्लस 1 65। 65 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये सीरीज दिख रही है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग का, वैसे आर्मी जीडी का जो पेपर होता है बहुत सिंपल चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। जो मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स रीजनिंग, उनके लगभग जो शुरुआत के 2 से 3 टाइप जो मैं करवाता हूँ, तो उनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग में भी मैथ्स में भी। तो बहुत आसान पूछा जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार भी यहाँ से जितने भी लोगों ने फॉर्म डाला था लगभग 100% ही पास हुए थे, कोई फेल नहीं हुए थे। बस आप अपनी फिजिकल की तैयारी बेहतर तरीके से रखें। एग्ज़ाम का टेंशन तो हम पे छोड़ दें, एग्ज़ाम आप आराम से क्लियर करोगे अगर अपनी ईमानदारी से जैसा पढ़ाते जा रहे हैं वैसा पढ़ रहे हो तो। देखो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है? 8 में कितना प्लस करें कि 11 है तो 3। फिर यहाँ पे कितना है अंतर? 4 का। यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का आ रहा है? 7 का। और यहाँ पे अंतर देखें हम फिर तो कितने का आ रहा है? 11 का। और यहाँ पे अंतर अगर हम देखें इसमें तो कितने का आ रहा है? ये 18 का। तो अब यहाँ पे एक लॉजिक आपको समझ में आया होगा क्या चल रहा है। देखो इन दोनों को 3 और 4 को प्लस करके 7 आया है, और 7 और 4 को प्लस करके 11 आया है। तो 7 और 11 को प्लस करके 18 आया है। तो 18 और 11 को प्लस करेंगे तो 29, और इसमें हम 29 को अगर प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? ये इसमें 1 दे दिया इधर 30, 50 और 30 80। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 80, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब ये दर्पण प्रतिबिंब पे क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है दर्पण प्रतिबिंब पे। निम्न में से किस संख्या का प्रतिबिंब दर्पण में अपरिवर्तित रहेगा? मतलब अगर इन सभी संख्याओं को हम दर्पण में देखें, एक आईने में या कांच में देखें, तो ये एज इट इज जैसी है वैसी की वैसी दिखाई देगी, अपरिवर्तित रहेगी। ऐसी कौन सी संख्या, इसमें हमें वो संख्या बतानी है। तो देखते हैं हम। जैसे जो पहली संख्या है हमारे पास, इसको अगर हम बनाएं दर्पण में, तो देखो ये 8 है तो पहले 8 ही आएगा, इसके बाद 0, फिर 8 आ जाएगा, फिर क्या है 0, फिर क्या आ जाएगा 8। अब देखो इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? 80 80 8 80 80 8 वही बनी। बाकी ये हम करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखो दर्पण बनाएंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो सबसे पहले ये आएगा जो नज़दीक में है 8, फिर ये 0, फिर 0 और फिर 8। अब देखो ये चेंज हो गई संख्या, ये अब अलग संख्या ये हो जाएगा। वैसे इसको भी अगर हम बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा 8 1, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, ये 8 1 से स्टार्ट होगा। तो ये बाकी दोनों ये भी नहीं बनेगी वैसी। अपरिवर्तित कौन सी संख्या रहेगी? पहली वाली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34वां हमारे पास क्या है? अब लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है।
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना प्लस हुआ है 4, इसमें अगर देखें तो प्लस कितना हुआ है 9, तो ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, तो इसमें हम 4 का वर्ग प्लस करते हैं, 4 का वर्ग होगा 16, तो 16 और 22 को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 38। 38 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका 38। 38 यहाँ पे इसमें 2 का वर्ग प्लस, फिर इसमें 3 का वर्ग प्लस, तो इसमें हमने 4 का वर्ग 16 प्लस करेंगे 22 में, तो 38 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सीता कनिका से बड़ी है, सीता कनिका से बड़ी है, किससे बड़ी है सीता? कनिका से। ईला कनिका से बड़ी है। अब जो ईला है वो कनिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो ईला इन दोनों के बीच में आ जाएगी। ईला किन के बीच में आ जाएगी? आइस। क्या दिया है? सीता कनिका से आयु में बड़ी है, तो सीता कनिका से बड़ी आ गई। फिर क्या बोला? ईला कनिका से बड़ी है, कनिका से तो बड़ी है ईला, लेकिन सीता से छोटी है, तो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगी? ईला। और फिर सेम्पा मानस और कनिका दोनों से छोटा है, तो सेम्पा जो है मानस और कनिका, तो मानस ऊपर आएगा और कनिका दोनों से छोटा है कौन? सेम्पा। सेम्पा छोटी है दोनों से। कनिका मानस से बड़ी है। ठीक है, सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी? सेम्पा। कनिका मानस से बड़ी है, तो सबसे छोटी हो जाएगी शेम्पा, जो कि ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे बड़ी की अगर हमसे बात करें तो वो कौन हो जाएगी? सीता। सीता सबसे बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36वां क्या है हमारे पास? 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 30 से छोटी अगर हम अभाज्य संख्याओं की संख्या की बात करें तो वो कितनी हैं? लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, 29। तो ये टोटल संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्याएं हैं। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 30 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 10 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 0.00045 को हमें बदलना है भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या दिया है? 0.00045। पॉइंट हटाएंगे कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ऑप्शन देखें आप। सोल्व अगर करना है ये और कटेगा तो काट दो इसको। 5 नाम 45, 5 दून 10, तो 9 बटे में कितना? 9 बटे में 20,000। 4 जीरो और ये 2, तो 9 बटे में 20,000। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये फिर से वही फार्मूला आ गया। हम 2-3 क्लास में करते आ रहे हैं इन फार्मूलों को, तो याद होगा आपको। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन डी लास्ट वाला। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस b। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां हमारे पास कौन सा है? वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री वाले माप के कोण को
रिजु कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? रिजु कोण। अगर माप 90 डिग्री हो तो समकोण, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में अधिक कोण, 90 और 0 के बीच में, 0 और 90 के बीच में न्यून कोण होता है। रिजु कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री वाला कोण। किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई हमें कितनी दी है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? किसी त्रिभुज का आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेरा मेंसुरेशन का 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो डला है, जिसपे सारे फार्मूले एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं मैंने 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में, जिसमें आप ये सवाल बिना पेन चलाए कर पाओगे अगर अच्छे से सारे फार्मूले याद कर लोगे तो। अगर किसी भी त्रिभुज का हमें आधार दे दे और इसकी ऊंचाई दे दे, तो इसके क्षेत्रफल, ऊंचाई कितनी दी है? ये तो बेस होगा और ऊंचाई दे दी हमें 8, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 6, हाइट कितनी? 8। 2 से काटो, 2 तिया 6 और 8 तिया 24, करेक्ट आंसर हो जाए। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41वां हम। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये टेबल, इस साइन इनकी वैल्यू की मैं टेबल पिछले 2-3 सेटों से बनाता हुआ आ रहा हूँ, तो अब आपको पता होगा उसमें साइन 0 का मान क्या आता है। साइन 0 का जो मान आता है 0 ही आता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। साइन 60 के मान की अगर बात करें तो √3/2 होगा, और साइन 45 का मान 1/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो उनने क्रम ही लिख दिया है वो, साइन 0, 30, 45 और 60। 90 का और लिख लेते हैं, 90, शायद 90 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का क्वेश्चन दिया है हमें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया है एक, तो करते हैं इसको सोल्व। कैसे होगा ये हल? वैसे यहाँ पे ये टेस्ट बनाने में गलती ये करी है, प्लस नहीं है, बराबर में क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है क्या आएगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो 2 एकम 2 और 1 कितना आएगा? 3/2। ये सोल्व किया हमने। अब इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 हो जाएगा, इंटू फिर 3 एकम 3 और 1 4/3, और फिर इसको सोल्व करें, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, 2/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5/4, और इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3/4। अब इसको अगर हम पूरा सोल्व करें तो क्या होगा? 1 3 से 1 3 कट गया, इस 3 से ये 3 भी कट जाएगा, 1 4 से 1 4 गया, और 1 2 से 1 2 ये भी गया। अब क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 4 और 2, तो 4 दूनी 8, तो 5/8 ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 43वां। आप लोग इसे सोल्व करें पहले। 43वां क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या पूछा है हमसे? लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम पूछा है इनका। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो क्या आएगा? 42, 70, 98 और 126। इनको काटेंगे हम, पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंच 10, 2 चुक 8, 2 नाम 18, और ये कट जाएगा 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब 5 से काटते हैं, जो 5 से कटे, ये कटेगा नहीं तो इसको छोड़ते हैं, ये कट जाएगा। पहले 3 से काटते हैं, छोटी संख्या से, 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा,
7 35 49 और ये 3 7 21। अब 5 से काटेंगे, 7 5 7 35, ये नहीं कटेगा और ये कितना 7। अब 7 से काटते हैं तो कितनी बार में 7, फिर ये 7 7 49, फिर 7 से कटेगा एक बार में। तो ये तो 1 1 1 हो ही गया है ऑलरेडी, ये भी 1। जब तक 1 हो जाए तब तक काटते हैं। अब इसका गुना करेंगे हम, तो पहले इन दोनों का गुना कर लो, 5 दून 10, लास्ट में एक 0 आएगी, ठीक है। इन दोनों का गुना करेंगे, 3 3 9, 9 का गुना करना है हमें 49 में, तो 49 7 7 49 हो जाएगा ये दोनों, और इसमें 3 3 9 का गुना और करना है बस, और इंटू में 10 था, ठीक है। 9 का गुना कर देते हैं, 9 9 81 का 1 हासिल 8, फिर 9 चुक 36, 36 में अगर 8 प्लस करें हम तो 44 आएगा, और इसमें 10 का गुना कर देते तो ये 44 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी दिया है, ठीक है। तो ये हम एलसीएम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप भाग भी देके देख सकते थे, जिस संख्या में इन सभी से भाग चला जाता है वही संख्या क्या हो जाती है, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए वो संख्या क्या कहलाती है, उनका एलसीएम। अगला सवाल देखते हैं अब हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, 0.08% को हमें बदलना है भिन्न में, 0.08% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो क्या बनेगा इसका फ्रैक्शन देखते हैं। ये हम पॉइंट हटाएंगे और प्रतिशत 0.08 है, तो प्रतिशत हटाया बटे में 100, और पॉइंट भी हटाएंगे तो 1 2 0 लगेगी। इसको फिर हम काट सकते हैं 8 से, 8 एकम 8, 8 से कटेगा, फिर देखो 8 एकम 8, यहाँ बचा 2, फिर 8 दून 16, फिर बचे 4, 8 5 40, और 1 0 और बच गई थी, तो 1 बटे में 1250। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो प्रतिशत हानि होगी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, सीपी दिया हमें कितना 250, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस दिया कितना 250, और एसपी दिया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना दिया ये 200। तो यहाँ पे हानि हुई है, लॉस हुआ है कितने का 50 का, तो 50 बटे में क्या रखेंगे सीपी 250 और इनटू में करेंगे 100। तो ये 50 0 से 0 कैंसिल, 5 25, 5 दून 10, कितना बचा 20%। तो 20% का लॉस होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46वां। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट 4 ऑड नंबर, फाइंड एवरेज। औसत हमें ज्ञात करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होंगे, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये हो गए 4। तो इन सबको जोड़ते हैं, 7 3 10, 5 और 1 6, टोटल हो जाएंगे 16, और 16 से भाग दे उससे 4 है टोटल, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे तो 4 चुक 16, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 81 का वर्गमूल क्या होगा। 81 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट क्या होगा 81 का। तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालें 81 का तो कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि 20 तक वर्ग तो याद ही कर रखे हैं, और वर्गमूल तो क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां क्या है हमारे पास, 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। कितने समय में ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, बिना पेन चलाए भी आसान इसका आंसर दे सकते हैं जो मेरे विद्यार्थी है जो ऑफलाइन में डिटेल में पढ़ते हैं। पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है इस सवाल में।
देखो इसका अगर हम 5% निकालें तो कितना आएगा 30, मतलब 30 रुपये इसका ब्याज जो मिलना है 5% की दर से 1 वर्ष का। तो टोटल 120 कितने वर्ष में मिलेगा, 120 को भाग दे देंगे 30 से, 3 चुक 12, 4 वर्ष आ जाएगा। बाकी आप इसको इस फार्मूले से कर सकते हो। SI बराबर क्या होता है, P गुणित R गुणित T बटे में 100। SI की जगह पे रखेंगे कितना, 120 रुपये हमें दिया है, प्रिंसिपल दिया है 600, रेट हमें दी है 5, टाइम ज्ञात करना है। सोल्व कर देंगे पूरा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दून 12 और ये 20 हो गए तो 5 चुक 20। तो T बराबर कितना आ गया, 4। ये समय हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49वां। 0.05 और 0.45 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, रूट में a इंटू बी, इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे रूट के अंदर, तो क्या निकल के आएगा, मध्यानुपाती। ये a इंटू में b है। तो क्या रखेंगे, 0.05 इंटू में 0.45। तो इनका अगर हम गुना करें तो कितना बनेगा, ये 4 संख्या के इधर तो पॉइंट लगना है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले गुना कर लेते हैं, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 20 2 22, 225। 4 संख्या के इधर पॉइंट आना है, 1 0 और लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव आएगा। अब 225 का वर्गमूल, जैसे पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे, तो बटे में कितना आ जाएगा, 4 0। 225 का वर्गमूल 15 और 10,000 का कितना आएगा, 100, है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 0 है, 2 संख्या आएगी बाहर। इसके बाद फिर पॉइंट कितनी संख्या के इधर आएगा, 2 संख्या के इधर, तो क्या यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.15। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को कितनी देर में पार कर लेगी। तो क्या करना है, ट्रेन की लंबाई को ट्रेन की चाल से ही भाग देना है, क्योंकि अगर वो किसी व्यक्ति को पार करे मतलब उसकी खुद की लंबाई को पार करना है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, इसको ट्रेन की स्पीड से भाग देना है, तो वो आ जाएगा कितने सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है। पर पहले उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुना किससे भाग देंगे हम, मतलब इसमें किससे गुना करेंगे, 5/18 से। तो यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 60 इंटू में कितना हो जाएगा, ये 5/18। तो सोल्व अगर करें तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी, और ये 6 18, 5 से इसको काटेंगे, 5 दून 10, ये 3 ऊपर जाके गुना होगा, इसमें कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। तो समय क्या आ जाएगा, 6 सेकंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप सारे वीडियो देख रहे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो, है ना, तो अब आपका फ़र्ज़ भी ये बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी अपनी ये क्लास पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।